नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी लेके आई हूँ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेके। तो इसमें जो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो सब टॉपिक पढ़ेंगे, इसका टॉपिक है एक्सेस कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। S/C का मतलब है सेमीकंडक्टर। एक्सेस कैरियर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस? एक्सेस मतलब ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना एक्सेसिव अमाउंट। और कैरियर्स आपके वही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो ये जो एक्सेस कैरियर्स होते हैं, दीज आर द कैरियर्स दैट आर in the axis of their thermal equilibrium values. The carriers, मैं इसको CT लिख सकती हूँ और मैं इसको लिख सकती हूँ, चलिए, the carriers axis, the carriers that are in axis of their thermal equilibrium values, thermal equilibrium values created by external excitation, created by external excitation, उसको हम बोलते हैं एक्सेस कैरियर्स। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस कैरियर्स। अब ये एक्सेस कैरियर्स जो आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम वैल्यू जानते हैं, जो स्टेबल वैल्यू होती है अंडर स्टेबल कंडीशंस, जहां पे आपका टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, आपका जो भी सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट रख के जो वैल्यूज आ रही हैं चार्ज कैरियर्स की, उसके अलावा जो आप एक्सटर्नल एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी और वट एवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इट फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, तो वहां से जो कैरियर्स क्रिएट होते हैं उनको एक्सेस कैरियर्स बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्साइटेशन के थ्रू, या तो उसमें लाइट की आप इनपुट फीड कर दीजिए और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्राइक कर दीजिए, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे एक्सेस कैरियर्स। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन इन अ सेमीकंडक्टर, अब ये ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। Optical energy can be absorbed in a semiconductor if the photon energy is greater than the band gap energy. Photon energy is the light energy, okay? If the photon energy is greater than the band gap energy, तो photon energy कितनी है आपकी? h mu. So अगर h mu is greater than equal to band gap energy है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। इस कंडीशन में ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होता है। The absorbed photons generate EHP. ये ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं, दे गेट फॉर्म्ड व्हिच प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन। जैसे ये आपका है पीएन जंक्शन, तो इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, E इज इक्वल टू V बाई डी, सो V इज इक्वल टू E डॉट डी। तो यानी कि whenever the EP is greater than equal to EG, then EHPs get created, due to which a potential difference develops across the PN junction. This mechanism converting the optical energy into electrical energy. Optical is related to light. When this light energy is converted into some electrical energy, it is known as photovoltaic effect. Very important. फोटोडायोड में आपको बता चुकी हूँ, और जो सोलर सेल है, दे आर द टू मोस्ट यूजफुल डिवाइसेस। इसका जो इनवर्स इफेक्ट होता है, दैट मीन्स उसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट बोलते हैं। जैसे जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑप्टिकल एनर्जी में, तो उसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट इफेक्ट बोलते हैं। फोटोन विद एनर्जी लेस देन ईजी, अब जिस फोटोन की एनर्जी लेस देन इक्वल टू ईजी है, वैसे अभी लेस देन ही कीजिए, पहली कंडीशन आपने पढ़ी कि EP इज ग्रेटर देन इक्वल टू EG, ये फर्स्ट कंडीशन थी। क्या हो रहा था? EHPs क्रिएट हो रहे थे एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था। सेकेंड केस में क्या है कि आपका जो फोटोन एनर्जी लेस देन एनर्जी गैप है, अगर ये कंडीशन होगी, देन फोटोन आर नॉट एब्जॉर्ब। फोटोन मतलब जो लाइट पैकेट्स होते हैं ऑफ द एनर्जी h mu, द लाइट एनर्जी h mu आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द सेमीकंडक्टर, ठीक है? बिकॉज there is no energy state available in the forbidden gap. Forbidden gap क्या होता है? The gap between the valence band and the conduction band. इनके बीच में कोई भी energy state अगर available नहीं होगी और EP less than EG होगा, तो कोई भी absorption नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, when this h mu is less than EG, no optical absorption occurs. No optical absorption occurs because no energy state is available. कोई भी energy state available ही नहीं है।
फॉरबिडन गैप में कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं है, वैलेंस बैंड भी नहीं है, कंडक्शन बैंड भी नहीं है, जहां पे आप इलेक्ट्रॉन को एक जगह स्थापित कर सको। ठीक है, जो इस ए फिगर में दिखा है, यहाँ जो दिखा है, अभी हम बात करते हैं। दस लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एंड द मटीरियल अपीयर्स ट्रांसपेरेंट। देखिए यहाँ पे ये आपके पास दो एनर्जी बैंड्स हैं, एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में मेनली होल्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू मूव। वैसे जब वैलेंस बैंड में वैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब वहां पे हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन्स विल जंप टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। ए कंडीशन में क्या कहा है, ये जो डॉट लाइन आप देख रहे हैं, इस डॉट लाइन में यही कहा जा रहा है कि अंडर दिस कंडीशन ईपी इज लेस देन ईजी। ठीक है, फोटोन एनर्जी इज लेस देन ईजी एंड इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द सेमीकंडक्टर, क्योंकि कोई भी एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है, नो एनर्जी स्टेट इज अवेलेबल इन दी फॉरबिडन गैप। ठीक है, यहाँ ये क्या है, फॉरबिडन गैप है। ये जो गैप है आपका इतना बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसमें क्या है, कोई भी एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है। इससे जो होल लाइट होगी वो ट्रांसमिटेड भी हो जाएगी, द लाइट इज ट्रांसमिटेड, और जो मटेरियल होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सेकंड केस में आपको बी केस दिया है, इस बी केस में आप देखिए ये जो है यहाँ पे ये होल बन गया और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। बी केस में ये कह रहा है कि ईपीएच इज ग्रेटर इक्वल टू ईजी, फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गैप। तो जब ये कंडीशन होगी सो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फोटॉन्स उस सेमीकंडक्टर मटेरियल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से ईएचपी क्रिएट होगा एज शोन इन फिगर बी। थर्ड केस में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है कि EPH इज ग्रेटर देन EG, और सी केस में क्या कह रहा है कि EP इज इक्वल टू EG, सॉरी ग्रेटर देन EG। जब EP ग्रेटर देन EG होगा, मतलब फोटोन एनर्जी जब ग्रेटर देन एनर्जी गैप होगा, तो EHP जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ऊपर से देखो काफी ऊपर तक जंप करके गया ना ये, एंड इन एडिशन एक्सेस एनर्जी जो होगी, एडिशनल एनर्जी जिसको बोलते हैं, EPH फोटोन एनर्जी माइनस गैप एनर्जी, इट विल बी डिसिपेटेड एज हीट, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं ना, वो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर लाइट में। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होगा। तो आपने तीन केसेस पढ़े। तो ये जो केस है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप होता है तो EHP तो क्रिएट ही होता है, बट इन एडिशन टू दैट सम एडिशनल एनर्जी और एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज EPH माइनस EG, वो डिसिपेट हो जाता है एज हीट की फॉर्म में, वो डिसिपेट हो जाता है। तो ये आपका है ऑप्टिकली जनरेटेड EHP इन सेमीकंडक्टर। क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन अकर्स अंडर विच कंडीशन, तो EP इज ग्रेटर देन EG के केस में होता है। अंडर नो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा, या तो EP इक्वल टू EG जब होगा तो फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब टू क्रिएट EHP, लेकिन जब EP लेस देन EG होगा तो फोटॉन्स विल नॉट बी एब्जॉर्ब बाय सेमीकंडक्टर, बिकॉज यही रीजन है, नो एनर्जी स्टेट इज अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट ऑफ जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड इंजेक्शन ऑफ कैरियर्स। अब आप इसमें देखिए, जनरेशन मतलब क्या होता है, क्रिएशन। Under thermal equilibrium, carriers in semiconductor process have an average thermal energy corresponding to the ambient temperature. जब under stable conditions, thermal equilibrium का मतलब क्या होता है, under stable conditions, जहाँ पे कोई भी पैरामीटर आपका वेरी नहीं कर रहा, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो ह्यूमिडिटी है, चाहे वो आपका प्रेशर है, या जिसे आप कह सकते हैं ना डूपिंग अमाउंट ऑफ द डूपिंग भी आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। तो जो कैरियर्स हैं सेमीकंडक्टर प्रोसेस में, कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो जो कैरियर्स हैं चाहे वो होल हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, सेमीकंडक्टर प्रोसेस में उनकी एक एवरेज थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विच इज रिलेटेड टू दी एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर के ही करस्पॉन्डिंग एक एवरेज थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जिसे बोलते हैं, वो उनके पास होती है थर्मल इक्विलिब्रियम में। दिस थर्मल एनर्जी, अब इसका क्या यूज है, इट इनेबल्स सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द कंडक्शन बैंड। ये सबको मालूम है कि अगर यहाँ पे दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड here all the electrons are lying, okay, so whenever you are supplying some heat energy or light energy, या आप कह सकते हैं कोई थर्मल एनर्जी आप दे रहे हो अंडर स्टेबल, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जैसे इसने बोला ना अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू रीच द कंडक्शन बैंड। तो जो अपवर्ड ट्रांजिशन होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैक्यूम स्टेट, वो होल होता है ना, तो अपवर्ड ट्रांजिशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव्स अ होल बिहाइंड सो दैट एन EHP इज प्रोड्यूस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैरियर जनरेशन। रिमेंबर, थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्मल एनर्जी की वजह से सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू अपवर्ड ट्रांजिशन टू दैट ऑफ द कंडक्शन बैंड, देयरबाय लीविंग अ होल बिहाइंड, सो एन EHP गेट्स प्रोड्यूस। तो इस प्रोसेस को हम कैरियर जनरेशन बोलते हैं, उसको GTth बोलेंगे। ये क्या हो गया? GTth होगा। दिस इज योर होल, ये जो दिख रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज योर जनरेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? When an electron makes a transition from conduction band to valence band, जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, दैट मीन्स ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, यहां से ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन मतलब इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम द अपर लेवल टू लोअर लेवल। तो EHP डिस्ट्रॉय होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। एनिहिलेटेड, एनिहिलेटेड मतलब यहाँ पे जो EHP होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? मर्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद दी होल। ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है, दोनों जब आपस में मिलेंगे सो डिसअपियर हो जाएंगे। दिस रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय RTth। इसको हम RTth बोलते हैं, जिसमें EHP डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज योर RTth। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन कर रहा है ना, ये नीचे आ रहा है। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेशन रेट और रिकॉम्बिनेशन रेट मस्ट बी इक्वल, दैट मीन्स ये GTth है और रिकॉम्बिनेशन रेट RTth है, दे मस्ट बी इक्वल। तो GTth इज इक्वल टू RTth है, सो दैट कैरियर कंसेंट्रेशंस रिमेन कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दी ये आपका क्या है? मास एक्शन लॉ, N डॉट P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये लॉ आपका मेंटेन्ड रहेगा, ये इसको हम बोलेंगे मास एक्शन लॉ। यही तो होता है बैंड टू बैंड जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ EHP। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर एनिहिलेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब वो कंडक्शन से वैलेंस बैंड में ट्रांजिशन करेगा। और जनरेशन रेट में क्या होगा कि आपका EHP क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैरियर इंजेक्शन बाय ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। कैरियर इंजेक्शन मतलब जब आप कैरियर इंजेक्ट कर रहे हो, बाहर से डाल रहे हो। अब आप देखिए, व्हेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज डिस्टर्ब बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री कैरियर्स एक्सीडिंग देयर थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मैंने आपको क्या बताया था? द कैरियर्स that have their values beyond that of the thermal equilibrium values and created by the एक्सटर्नल एक्साइटेशन, उनको एक्सेस कैरियर्स बोलते हैं। व्हेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब आपकी ये जो स्टेबल कंडीशन है डिस्टर्ब हो जाती है, कब डिस्टर्ब होती है? जब आप कुछ फ्री कैरियर्स को अलग से इंट्रोड्यूस करते हो एक्सीडिंग देयर थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यूज, जो उनकी स्टेबल कंडीशन में जो वैल्यू थी उससे ज्यादा जो वैल्यू इंक्रीज होके उन कैरियर्स को जब हम ऐड करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियर इंजेक्शन and it can be achieved by either optical or electrical means. The optical injection involves is optical injection say, that means the introduction of the light intensity. It involves an incident light, जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फोटोन एनर्जी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, दैट इज h mu ग्रेटर देन इक्वल टू Eg होगी। देखिए ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे ये जो होल है ये होल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। अब ये कह रहा है h mu ग्रेटर देन Eg, मतलब irrespective of the thermal equilibrium value, some of the free carriers are being introduced whose values are exceeding to that of thermal equilibrium values। तो इसको हम जब बाहर से आप h mu greater than Eg लाओगे तो उसकी इसको हम कैरियर इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, when optical energy is absorbed by an electron in the valence band, जब ये optical energy यहाँ वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से लाई कर रहे थे, जब वो उसको एब्जॉर्ब करते तो इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द कंडक्शन बैंड एंड अ होल इज क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और होल वैलेंस बैंड में क्रिएट होगा। द जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाय अ लाइट इज शोन इन फिगर 2b एंड इसको हम GL बोलते हैं। ये आपका क्या है? जनरेशन रेट ऑफ EHP बाय अ लाइट, कैरियर इंजेक्शन बाय ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे क्या था? ये GTH था, दैट मीन्स इट वॉज द ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी। द कैरियर इंजेक्शन भी नहीं था, इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन था ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी इंट्रोडक्शन। ओके, अच्छा अब आप देखिए इसमें एक्सिस कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स, द इंजेक्शन ऑफ कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। जब आप कैरियर्स को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट मतलब कहीं से डालते हैं, the addition of the carriers or the introduction of the carriers or the injection of the carriers in semiconductor, it increases the electron and hole densities such that कि अभी तक तो क्या था थर्मल इक्विलिब्रियम में कि n डॉट p इक्वल टू Ni स्क्वायर कांस्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, मास एक्शन लॉ है।
ठीक है। लेकिन जब आप बाहर से इंजेक्शन ऑफ कैरियर्स करोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी बढ़ जाएंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे एन डॉट पी ग्रेटर देन एन आई स्क्वायर हो जाएगा। एन आई क्या होता है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। एन टाइप है ये कंसेंट्रेशन, या पी टाइप कंसेंट्रेशन है। तो जो एडिशनल कैरियर्स होंगे जो इस तरह से क्रिएट होंगे बाय द कैरियर इंजेक्शन इन सेमीकंडक्टर due to which the electron hole pairs are generated by light intensity, उसको हम excess carriers बोलते हैं। The excess number of electrons in holes are always in equal number। जितने भी additional carriers produce होंगे, चाहे वो electrons हो चाहे वो holes हो, इनका number हमेशा equal होगा, so that space charge neutrality is preserved। जिससे कि जो कंडीशन है स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी की वो प्रिजर्व्ड रहे। आपने पढ़ा भी होगा कि अगर पी टाइप है, पी टाइप में मान लीजिए ये पी है, ये पी होगा, ये आपका पी है और ये एन आई स्क्वायर है, ये एन डॉट पी हो जाएगा। मतलब कि हमें अगर एन डॉट पी निकालना है तो क्या होगा? एन आई स्क्वायर बाय पी इज द मेजॉरिटी कैरियर हो गया ना होल में, तो एन इज द मिनॉरिटी कैरियर, तो ये कंसेंट्रेशन निकालना है तो ऐसे होगा। अगर हमें एन डॉट पी एन निकालना है, अगर हमें पी एन निकालना है तो ये हो जाएगा एन आई स्क्वायर बाय एन एन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसलिए शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। पता नहीं स्टूडेंट्स अभी सीरियसली पढ़ नहीं रहे हैं, मुझे लगता है लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा नर्वस हैं या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसे कंटिन्यू कीजिए क्योंकि एक ना एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, मैं यही बोलूंगी। अच्छा हाँ, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, एक जगह गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या हो रहा था, मेरे से भी गलती हो गई थी। इसको छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ क्या गलती हुई थी। देखिए ये जो है आपका एमएफ, ये कौन सा सिग्नल, ये एफएम मॉड्यूलेटर दिया है ना, इस दिस इज योर एफएम मॉड्यूलेटर। एफएम मॉड्यूलेटर में आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ये के एफ ए एम बाई ओमेगा एम ले लो, या आप इसे डेल्टा एफ बाई एफ एम ले लो। अब हमें इसमें जो भी दिया हुआ है, ये तो हमें 10 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट क्या दिया, सेंसिटिविटी दिया है। तो आप इसको कैसे करोगे? ये जो ओमेगा एम आपका आया है, मैं रुकिए मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो है ना आपका, देखिए ये जो आपका है, इसमें आप ये कर सकते हैं, के एफ इज 10 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है वो 2 दिया है। तो ओमेगा एम कितना होता है? 2 पाई एफ एम होता है। तो एफ एम कितना हो जाएगा? ओमेगा एम बाई 2 पाई, क्योंकि ये इक्वेशन तो ओमेगा एम की ही है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में? के एफ इज 10 किलो हर्ट्ज, दैट मीन्स 10 इंटू 10 क्यूब, ए एम इज 2, सो दिस इज योर 2, और ये जो आपका ओमेगा एम है ये कितना है? पाई इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो इट विल कम आउट टू बी 4। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा क्वेश्चन था इसमें? एक क्वेश्चन और था शायद। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इकट्ठे करवाती हूँ, तो अपने साथ एक रफ कॉपी भी रखा कीजिए, क्योंकि बच्चों को जनरली मॉक टेस्ट ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब मैं भी तैयारी करती थी तो मुझे मॉक टेस्ट अच्छे लगते थे। ये जो मैंने आपको बताया है मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी, मैंने क्वेश्चन दिया था, कोई बताता तो है नहीं। ये जो मैंने आपको बताया है ये तो परसेंटेज चेंज है, जिस जो कि 50% है, अगर एम ए 0 to 1 होगा। याद रखिए जब भी मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी पूछा जाता है, फॉर मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी इन केस ऑफ एएम, जो आपकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ऑप्टिमम वैल्यू होती है ये। ठीक है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ एन एएम। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था वो कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये 1 बाई 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? इसका अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो ये 100 हो गया। तो 100 बाई 3 कीजिए, कितना होगा? 3 3 जा 9, 33% समथिंग आएगा ना, एंड अगेन 33.3%। तो ये सी ऑप्शन होगा। ये 50% तब आएगा जब आपका एम ए जो है 0 to 1 वेरी कर रहा है, तब वो बोलता है कि परसेंटेज चेंज निकालिए। ठीक है, इट इज फॉर 50%। कब आएगा? जब आपसे परसेंटेज चेंज पूछता है इन दी एफिशिएंसी। ओके, जो रेशियो निकलता है,
तो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी जब भी पूछी तो 33% होता है, एक लड़की ने बताया, साक्षी। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा, जो मैं होमवर्क देती हूँ कोई करके तो लाता नहीं है, एक आध बच्चों के अलावा। चलिए कोई बात नहीं, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू। ओके।